और कभी कभी लगता है कि इतिहास बहुत धीरे धीरे चलता है, सदियों में। लेकिन कभी कभी 50 साल के अंदर ही दुनिया इतनी बदल जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। महारानी विक्टोरिया के राज के अंत से लेकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के आने तक का दौर कुछ ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। हाँ, 50 साल में शायद पिछले 500 साल से ज्यादा उथल-पुथल हो गई। और इस उथल-पुथल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उस दौर का साहित्य देखना। बिल्कुल। और आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस एंड रिग्रेस से जुड़े कुछ अंश हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी बड़ी ताकतें थीं, साइंस, समाज, दो वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने साहित्य का चेहरा मोहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सवाल बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया कहाँ से। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे 20वीं सदी की सुबह में चलना होगा, जब विक्टोरियन युग की लंबी परछाई अभी भी मौजूद थी। उस वक्त दुनिया कैसी थी? विक्टोरियन दुनिया की नींव एक शब्द पर टिकी थी, निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चितता। सब कुछ तय था। परिवार का ढांचा, साम्राज्य की ताकत, चर्च का अधिकार, इन पर सवाल नहीं उठाए जाते थे। और एक और बड़ी दिलचस्प बात थी जो वॉर्ड बताते हैं। लोग अथॉरिटी या विशेषज्ञों की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। मतलब अगर किसी बड़े प्रोफेसर या वैज्ञानिक ने कुछ कह दिया तो बस वही सच है। हाँ, बिल्कुल। वॉर्ड इसे एक तरह की मासूम कमजोरी कहते हैं। उनका कहना है कि उस दौर में डार्विन की आवाज जेनेसिस की किताब में ईश्वर की आवाज से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी थी। अच्छा। लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि लोग किस पर भरोसा कर रहे थे। मुद्दा ये था कि वो भरोसा करने के लिए तैयार थे, बिना ज्यादा सवाल जवाब के। ये एक तरह से बौद्धिक आराम था। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इस आराम में खलल पड़ना शुरू हुआ। और इस खलल की सबसे बड़ी आवाजों में से एक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो उनके नाटक मेजर बारबरा से है, और वो उस पूरे दौर की बेचैनी को पकड़ लेता है। हाँ, बहुत पावरफुल लाइन है। वो कहते हैं, दुनिया के साथ यही गलत है। ये अपने पुराने स्टीम इंजन और डायनेमो तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता, अपने पुराने धर्मों और अपने पुराने राजनीतिक संविधानों को नहीं भेजती। क्या लाइन है ये! सीधे सीधे उस विक्टोरियन निश्चितता पर हमला था। शॉ और उनके जैसे लोग कह रहे थे, एक मिनट रुको, जिन विचारों को तुम हमेशा से सच मानते आए हो, हाँ, क्या तुमने उन्हें कभी खुद परख कर देखा है? और इस सवाल ने तो सबको हिलाकर रख दिया होगा। मतलब कुछ लोगों को लगा होगा कि चलो ताजी हवा आई। बिल्कुल। लेकिन बहुतों को ऐसा लगा होगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और यहीं पर H.G. वेल्स का जिक्र जरूरी हो जाता है। उन्होंने इस बदलाव को एक दार्शनिक मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को एक स्थायी घर की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक घर बनाने की जगह है। मतलब ये हमेशा बदल रही है। हाँ, एक नदी की तरह बह रही है। विक्टोरियन लोगों को लगता था कि दुनिया पक्की है, नियम तय है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पक्का नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल वो सब कुछ बदल रहा है वाली फीलिंग हावी हो गई थी। तो एक तरफ ये पुरानी स्थिर दुनिया टूट रही थी, और दूसरी तरफ लेखक इस नई बदलती हुई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर, जैसा कि सोर्स बताता है, लेखक दो बड़े खेमों में बट गए। हाँ, और ये बंटवारा बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थे वो लोग जो कला जीवन के लिए, मतलब आर्ट फॉर लाइफ सेक मानते थे, फेबियन सोसाइटी वाले। बिल्कुल। बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, सिडनी और बीट्रिस वेब। इनका मानना था कि साहित्य का एक मकसद होना चाहिए, समाज को सुधारना, राजनीति को बदलना। एक तरह के एक्टिविस्ट लेखक थे। उनके लिए कहानी या कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बदलाव का एक हथियार थी। सही बात है। और दूसरी तरफ थे ब्लूम्सबरी ग्रुप वाले, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर। उनका मानना था कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। हाँ, उनका कहना था, दुनिया बदलने का ठेका हमने नहीं लिया है। असली चीज तो इंसान के अंदर की दुनिया है, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं। उनके लिए एक खूबसूरत वाक्य लिखना समाज के लिए भाषण देने से ज्यादा जरूरी था। तो ये एक तरह से आर्टिस्ट बनाम एक्टिविस्ट की बहस थी, जो आज भी चलती है। अच्छा, फेबियन लोगों का जो समाज सुधार का आइडिया था, वो आखिरकार वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आया। उनका फोकस आम आदमी पर था। हाँ, ऐसी नीतियां बनाना जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हो सके। और इरादा तो नेक था। हाँ, इरादा बहुत नेक था, लेकिन यहीं पर एक पेच है।
जब आप आम आदमी की बात करते हैं तो क्या आप हर व्यक्ति को एक ही तराजू में तोल रहे हैं? सोच में इस पर एक बड़ी वाजिब चिंता जताई गई है। सबकी भलाई सोचने के चक्कर में एक अकेले इंसान की पहचान खो रही थी। आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम का एक डेटा पॉइंट बन गए थे। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री में आप सिर्फ एक नंबर हों। बिल्कुल, आपकी पसंद नापसंद, आपके अजीब शौक, इन सब की कोई कीमत नहीं थी। आपको एक विशाल मशीन में लगे हुए पंच्ड कार्ड की तरह देखा जाने लगा था। ये तो आज के दौर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि क्या समाज की तरक्की के लिए व्यक्ति की आज़ादी को थोड़ा बहुत कुर्बान किया जा सकता है? यही सवाल उस वक्त के साहित्य की आत्मा में बस गया था। और फिर इस बहस के बीच में 2 विश्व युद्ध हो गए। उन्होंने तो सब कुछ ही बदल दिया। पहले विश्व युद्ध का असर तो जबरदस्त था। युद्ध खत्म होने के लगभग 10 साल बाद 1929 के आसपास युद्ध विरोधी किताबों की बाढ़ आ गई। जैसे एरिच मारिया रेमार्के की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाँ, और इन सभी का संदेश एक ही था, युद्ध ने भले हमारे शरीर को बख्श दिया हो, लेकिन हमारी आत्मा को मार डाला है। एक पूरी पीढ़ी अंदर से खोखली हो गई थी। और दूसरे विश्व युद्ध के साहित्य में ये फर्क और साफ दिखता है ना? बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध ने रूपर्ट ब्रुक जैसे कवियों को जन्म दिया जो देशभक्ति और वीरता की बातें करते थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का साहित्य बहुत शांत, दबा हुआ और अक्सर अस्पष्ट था। हाँ, उसमें कोई रोमांटिक जोश नहीं था, बस एक तरह की सहनशीलता थी कि बस किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। ये मोहभंग सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था, ये समाज की हर नस में उतर गया था। और साहित्य में इसका सबसे बड़ा विस्फोट हुआ 1922 में। 1922 एक तरह का साहित्यिक भूकंप था वो साल। आप जेम्स जॉयस की यूलिसीज और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड की बात कर रही हैं। हाँ, सोचिए, विक्टोरियन दुनिया की हर पक्की चीज टूट रही थी। धर्म, साम्राज्य, सामाजिक नियम। तो साहित्य सीधा सपाट कैसे रह सकता था? बिल्कुल। 1922 में जब ये दोनों रचनाएं आईं तो वो सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो उस टूटी हुई बिखरी हुई दुनिया का एक्सरे थीं, उलझी हुई और ऐसी जिसे समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। साहित्य अब कोई आरामदायक सोफा नहीं रहा, वो एक पहेली बन गया और इसके साथ ही वो आम इंसान की पहुंच से दूर होता चला गया। हाँ, वो बुद्धिजीवियों की चीज बन गया। सोर्स इसे बौद्धिक तानाशाही या डिक्टेटोरियल इंटेलेक्चुअलिज्म का दौर कहता है। हाँ, एक ऐसी सोच बन गई कि अगर कोई किताब या कविता आपको समझ नहीं आ रही तो ये आपकी कमी है, लेखक की नहीं। अच्छा। सच्चा साहित्य तो होता ही मुश्किल है, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए है। आम पाठक की समझ को एक तरह से नीची नजर से देखा जाने लगा। इस रवैये का एक उदाहरण स्टुअर्ट गिलबर्ट का जॉयस के बारे में लिखा एक अंश है। वो कहते हैं कि जॉयस ने मानसिक अधोलोक की भीड़ के सामने अपनी बुद्धि से कभी समझौता नहीं किया। मतलब आम पाठकों को उन्होंने एक तरह से जाहिली समझ लिया। ये साहित्यिक अहंकार उस दौर में काफी था, लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जो दिखाता है कि ये बौद्धिकता का पहाड़ कभी-कभी कितना खोखला हो सकता है। हाँ, ये किस्सा तो कमाल का है। ये प्रोफेसर विलियम एम्सन और टी.एस. एलियट की एक कविता से जुड़ा है। हाँ, कविता का नाम था विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। प्रोफेसर एम्सन ने इस कविता की 2 पंक्तियों का बहुत गहरा, बहुत ही जटिल विश्लेषण किया। उन्होंने वाक्य रचना की अस्पष्टता और उसके गहरे दार्शनिक मतलब पर एक पूरा सिद्धांत खड़ा कर दिया। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस अस्पष्टता की वो इतनी तारीफ कर रहे थे, वो कवि की नहीं, प्रिंटर की गलती थी। बिल्कुल। हुआ ये कि कविता के पहले और दूसरे संस्करण में पंक्तियों के अंत में विराम चिन्ह सही जगह लगे थे। ठीक है। लेकिन तीसरे संस्करण में प्रिंटर ने गलती से 2 चिन्हों की जगह बदल दी। एक कॉमा की जगह सेमीकोलन लगा दिया और सेमीकोलन की जगह कॉमा। इससे पूरा मतलब ही बदल गया। और प्रोफेसर साहब ने वही गलत वाला एडिशन पढ़ लिया। हाँ, ये गलती 6ठे एडिशन में जाकर सुधारी गई, लेकिन तब तक तो वो उस पे अपना पूरा अकेडमिक महल खड़ा कर चुके थे। कमाल है। मतलब अकेडमिक दुनिया कभी-कभी अपनी ही बनाई दुनिया में इतना खो जाती है कि असलियत से नाता ही टूट जाता है। सोर्स इसी बात पर जोर देता है। ये किस्सा सिर्फ मजाकिया नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर साहित्य सिर्फ क्लासरूम में विश्लेषण करने का सामान बनकर रह गया तो वो आम जीवन को छूने और उसे बेहतर बनाने की अपनी असली ताकत खो देगा। वो सिर्फ एक बौद्धिक खेल बनकर रह जाएगा। तो एक तरफ ये बौद्धिक दुनिया थी और दूसरी तरफ युद्ध के बाद का आम समाज था, जहां वेलफेयर स्टेट अब एक हकीकत बन चुका था। लोगों के पास नौकरी थी, सामाजिक सुरक्षा थी, पहले से ज्यादा पैसा था। लेकिन अजीब बात यह हुई कि इस सुरक्षा से समाज में खुशी नहीं आई, बल्कि एक नई तरह की बेचैनी, एक असंतोष पैदा हो गया। हाँ,
क्योंकि पुरानी ज़रूरतें पूरी हुई तो नई इच्छाएं पैदा हो गईं और इन इच्छाओं को हवा दी उपभोक्तावाद ने। कंज्यूमरिज्म। हाँ, कीपिंग अप विद द जोन्सेस यानी पड़ोसियों से होड़ लगाना एक राष्ट्रीय जुनून बन गया। हायर परचेज यानी किश्तों पर सामान खरीदने का सिस्टम आ गया। अब आप वो चीजें भी खरीद सकते थे जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसियों को दिखा सकें। और इस आग में घी डालने का काम किया विज्ञापनों ने। सोर्स बताता है कि विज्ञापनों का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल। अब वो आपको ये नहीं बताते थे कि हमारा साबुन ज्यादा सफाई करता है, वो डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। ये बहुत दिलचस्प है। वो आपके अवचेतन मन से खेलने लगे। आपकी दबी हुई इच्छाएं जैसे सेक्स की इच्छा या प्यार पाने की चाह, उन्हें निकालकर किसी प्रोडक्ट से जोड़ देते थे। चाहे वो बियर हो, चॉकलेट हो या फ्रिज। हाँ, विज्ञापन अब सामान नहीं बेच रहे थे, वो आपको एक सपना बेच रहे थे, एक पहचान बेच रहे थे। और इसी नए माहौल में एक और बड़ी चीज हुई, युवाओं का विद्रोह। इतिहास में पहली बार किशोरों के पास अपनी खर्च करने की ताकत थी और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनानी शुरू कर दी। ये विद्रोह अमेरिका से बीटनिक संस्कृति के रूप में आया। जैक किरवेक की किताब ऑन द रोड इसकी बाइबल जैसी थी। बीटनिक मतलब वो लोग जो समाज के हर नियम को तोड़ना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, नौकरी, परिवार, साफ सुथरे कपड़े, सब कुछ, वो बस भटकना चाहते थे। और ब्रिटेन में भी ये बीटनिक नजर आने लगे। मैले कुचैले जीन्स, ढीले ढाले स्वेटर। उनका पहनावा सिर्फ फैशन नहीं था, वो समाज के प्रति अपनी नफरत दिखाने का एक तरीका था। इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ना जरूरी है। ये सिर्फ कपड़ों का विद्रोह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर तरह के अधिकार, हर तरह की अथॉरिटी के खिलाफ एक गहरे अविश्वास का प्रतीक था, चाहे वो सरकार हो, माँ बाप हो या कोई प्रोफेसर। ये रवैया उस दौर के व्यंग्य से लेकर लोगों के आम बर्ताव तक हर जगह दिखने लगा था। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, विक्टोरियन निश्चितता का टूटना, 2 विश्व युद्धों का सदमा, मुश्किल होता साहित्य, उपभोक्तावाद का नशा और युवाओं का विद्रोह, तो एक तस्वीर बनती है। ये तस्वीर है एक ऐसे समाज की जो अपनी पुरानी पहचान खो चुका है और नई की तलाश में भटक रहा है। बिल्कुल। ये एक तरफ तो वैज्ञानिक तरक्की की कहानी है, इंसान ने एटम बॉम्ब बना लिया, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक भटकाव की भी कहानी है। एक तरफ आम आदमी को अधिकार मिले, लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी भीड़ में, सिस्टम में, विज्ञापनों में खोता जा रहा था। सोर्स का अंत एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर होता है। हाँ। लेखक कहता है कि हम विक्टोरियन युग के पाखंड का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, कर उस नए दौर की तुलना में जहां सार्वजनिक दिखावा और प्रदर्शन एक जुनून बन गया था। ये एक सोचने वाली बात है। हर चीज को खुलकर कहना, हर भावना को तुरंत जाहिर कर देना, क्या ये हमेशा बेहतर होता है? या कुछ चीजों को संयम से संभालने में भी एक तरह की समझदारी थी? और यहीं से हमारे लिए एक आखिरी सवाल निकलता है। सोर्स में जिक्र है कि उस दौर में मीडिया एक व्यक्तित्व पंथ या पर्सनालिटी कल्ट बना रहा था, जहां लोगों को रातों रात हीरो और विलन बना दिया जाता था। हाँ, शोहरत पाना और खोना दोनों बहुत आसान हो गया था। तो सोचने वाली बात यह है, आज सोशल मीडिया और 24 घंटे के न्यूज़ साइकिल के युग में प्रदर्शन के लिए इस जुनून ने हमारे अपने समय के साहित्य, कला और विचारों को कैसे आकार दिया है? क्या हम भी एक ऐसे ही दौर में जी रहे हैं जहां गहरी सोच पर त्वरित प्रतिक्रिया और दिखावा हावी हो रहा है?